नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे जन सुराज की उस पहली लिस्ट के बारे में जो कल यानी 9 तारीख को आने वाली है। क्या प्रशांत किशोर का उसमें नाम होगा और क्या प्रशांत किशोर जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो राघोपुर होगा या कोई और। इसके साथ ही बात करेंगे एनडीए में चिराग की बात अगर नहीं बन पाई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग जितनी सीटें मांग रहे हैं उन सीटों के हिसाब से उतना है नहीं देने के लिए एनडीए के पास और काफ़ी खींचतान है। अगर बात नहीं बनती है तो क्या वो किसी और पार्टी के संपर्क में है, कोई और समीकरण बन सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में भोजपुरी सिंगर्स, जितने भोजपुरी गायक बड़ी संख्या में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं इस बार के चुनाव में, उसको देख के काफ़ी लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में के जरिए इस बार विधानसभा जीतने के जुगत में हैं बिहार की पार्टियां। इन सब पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार कन्हैया बेलारी जी। सर, स्वागत है आपका राग बिहारी में। थैंक यू। पहला सवाल सर यही है कि प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट उनकी पार्टी की आने वाली है कल, इसमें जो नाम है क्या प्रशांत किशोर का भी रहने वाला है, और अगर रहता है तो वो कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, किन समीकरणों को ध्यान में देख के? मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद फिर वो घिर जाएंगे, सारे दल उनको घेर लेंगे। वो चुनाव में मतलब जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं पर वो घिर जाएंगे, फिर बड़ा दिक्कत होगा, दूसरे के लिए प्रचार नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल समझदारी उनकी होगी कि वो चुनाव लड़े। ये मेरा मानना है ऐसा, कि वो हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ, लिस्ट में मेरा भी नाम हो सकता है। ये भी उन्होंने कह रखा है कि अगर मैं लड़ूंगा अगर चुनाव तो अपने जन्मभूमि से लड़ूंगा, नहीं तो कर्मभूमि से लड़ूंगा। तो जन्मभूमि तो उनका करगहर विधानसभा क्षेत्र हुआ और कर्मभूमि तो पूरा बिहार हुआ। राघोपुर से लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं राघोपुर या कहीं से भी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो चुनाव। सर, ये सवाल इसलिए भी चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि, या तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ते हैं, मान लीजिए 8-10 उनके विधायक बन ही गए, या हो सकता है वो भी न बने, प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो जीतने की चांस रहेगा कि 2-4 जो भी है प्रशांत किशोर हो गए या जो भी बड़े नाम उनकी पार्टी के हैं। और अगर नहीं लड़ते हैं तो जैसे बड़ी पार्टियां विधान परिषद के जरिए भी कभी पहुंच ही जाती हैं, लेकिन इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं हो क्योंकि ये तो पहली बार मैदान में है। नीतीश कुमार कहाँ चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि पार्टी तो नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे, सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक चौधरी भी चुनाव लड़ रहे, कई लोग ऐसे चुनाव लड़ते हैं। मनमोहन सिंह कहाँ चुनाव लड़ते थे? नहीं, तो इनकी पार्टी तो है ना सरकार में, तो वो विधान परिषद में भेज देती है। इनके पास तो विधान परिषद में भी भेजने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा थोड़े है, अगर 10 जीत जाइए तो कहते हैं कि या तो फर्श पर रहेंगे नहीं तो अर्श पर रहेंगे। 10 की तो बात ही नहीं करते हैं कि हम 5 होंगे या 10 होंगे। ये तो कहते हैं कि या तो अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे। तो जब अर्श पर रहेंगे तो फिर इनको विधान परिषद जाने की क्या मैंने क्या कहाँ परेशानी होगी? तुरंत विधान परिषद में चले जाएंगे। और फर्श पे रहे तो फिर 5 साल बाहर तो विधान फिर तो परिषद तो नहीं नहीं, उन्होंने कह रखा है कि मैं 10 साल के लिए आया हूँ, 10 साल मुझे राजनीति करनी है, उसमें 3 साल बीत गया। मुझे बिहार बनाना है, बिहार संवारना है, बिहार को ठीक करना है। नेताओं ने इसको बर्बाद कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। 7 साल लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनसे आप जान छुड़ाइए, आप बिहार के अब जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में सोचिए। कि नेता सब अपने बच्चे के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, ये बताते हैं। वो तो 7 साल है इस बार, इसका मतलब कि वो अगला जो चुनाव होगा 2030 में मेन फोकस उनका वही है कि हम उसमें कुछ ये इसमें वो पता चल जाएगा। अगर फर्श पर आते हैं तो इसके बाद वो फिर जोर शोर से नई तैयारी के साथ बिहार में टिके रहते हैं या छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम रहेंगे। आपने तो उनका इंटरव्यू भी लिया और उसके बाद अलावा बिहार में काफ़ी करीब से देख रहे हैं, क्या दिखता है, पकड़ कितनी दिखती है ग्राउंड पे या और लोगों के बीच में प्रशांत किशोर की पार्टी का? जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि इसका वोट काटेंगे, उसका वोट काटेंगे। अगर उनकी पार्टी चुनाव मजबूती से जो माहौल अभी तक है, ये स्थिति अगर दिखती है तो एनडीए को ज़्यादा नुकसान होगा या आरजेडी को? देखिए, वो तो कहते हैं कि मैं दुधारी तलवार हूं। मैंने तो भोजपुरी में पूछा था उनसे कि आपके बारे में कि आप दुमुहा सांप हैं, दोनों तरफ दुधारी तलवार है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आप सही करें, मैं दुमुहा सांप हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं दुमुहा से दोनों को काटूंगा और दोनों को काटूंगा तब
निकाल करके काट करके वहां से मैं अपना एक वोट बैंक बनाऊंगा। वो कहते हैं कि जो 37% दोनों को पिछले चुनाव में चोर वोट मिला था 2020 में, तो 37 और 37 कितना होगा, 73 74 हो गया शायद। बाकी जो है वो तो किसी को वोट नहीं देते हैं, तो वो मेरा वोट बैंक है। फिर इनमें से जो काटूंगा वो मेरा वोट बैंक होगा। तो ये वो कहते हैं कि यही मेरा, यही इन्हीं पर मैं भरोसा करके आगे बढ़ूंगा और आने वाले दिनों में मैं और मजबूत हो जाऊंगा। आपने पूछा कि किसका ज्यादा वोट हाँ, काटेंगे, आपका अनुमान जैसे क्या वो कहता है? मुझे तो लगता है कि अभी अभी के स्थिति में वो मुझे जो लगता है कि एनडीए का वोट ज्यादा काटेंगे, कि अपर कास्ट का रुझान इनके तरफ ज्यादा है, खासतौर से ब्राह्मण समाज का। ब्राह्मण समाज को ये लगता है कि 35 बरस के वनवास के बाद कोई एक नेता हमारे समाज से आया है, लगता है कि वो शीर्ष मतलब जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, या राजनीति में। अब अपर कास्ट का तो कोई है नहीं, अभी अपर कास्ट की कोई चलती उलती तो बिहार में है नहीं। अब तो पूरा मंडल के बाद जो है ओबीसी, ईबीसी, दलित, इन सबों का है, तो वो हाशिए पर चले गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि, और दूसरी बात की महागठबंधन में, और खासतौर से महागठबंधन में तेजस्वी यादव का वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। और ये देख भी लिए हैं, हमको लगता है इनको ये पता चल गया है कि उनका जो माई कम्बिनेशन है, जो 32% से टेक ऑफ करते हैं, उसमें सेंध लगाना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि अब एनडीए का वोट ज्यादा काटेंगे। एनडीए के लोग भी कहते ही हैं, जो नेता हैं वही कहते हैं। पिछले दिनों एनडीए की बैठक में एक सिटिंग एमपी ने इस सवाल को उठाया था कि भाई देखिए, प्रशांत किशोर तो हम लोग को लगता था कि ये महागठबंधन का वोट काटेंगे, लेकिन अब तो हमारा वोट काट रहे हैं। तो बाकी लोगों ने चुप रहने के लिए कहा, ये बात कहीं बाहर ना हाँ, आए। ये काफी चर्चे में था ये बात। हाँ, लेकिन बोली और गोली तो आप जानते हैं, एक बार मुंह से गोली निकल जाए, बंदूक से गोली निकल जाए तो रुकता थोड़े, पता चल ही जाता है। एनडीए में चिराग पासवान खूब चर्चे में है, लगातार कई जगह पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि, और कई जगह इंटरव्यू में उनके, जिस तरीके से अरुण भारती के मुख्यमंत्री के तौर पे, एक कार्यकर्ता के तौर पे तो हम चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बने। सीटों का जो मामला फंसा हुआ है, इसके पीछे क्या आपको क्या लगता है कि कहीं से इनको सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस वगैरह से? कुछ चर्चे में क्या है कि कांग्रेस, या कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के भी संपर्क में है। ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, ये तो कहना और करना दो बात हो जाती है। पॉलिटिशियन जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। ये ख्वाहिश जो है चिराग पासवान की कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री मैं बनूं। उनके जीजा श्री जो हैं, बहनोई जो हैं, वो तो बराबर कहते हैं कि मुख्यमंत्री, या उनके जो समर्थक मानते हैं। तो असल में है क्या कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं अभी चिराग पासवान, मुझे मैं जितना समझ रहा हूं, ये किसी न किसी के कहने पर ये जेडीयू को परेशानी में डालने का ये एक षड्यंत्र कर रहे हैं। अब पूछिएगा आप कैसे कर रहे हैं जेडीयू? पिछले बार भी इन्होंने किसी के कहने पर जेडीयू को परेशान किया था। मुख्यमंत्री ने बाद में ये कहा भी था कि इस चुनाव में मुझे पता नहीं चला कि मेरा कौन दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी ने आरसीपी को अपने कब्जे में ले लिया था मानसिक रूप से, और एक लॉलीपॉप दिखा करके आपको हम सीएम बनाएंगे, वो फंस गए थे उसमें। इस बार जो है ये जो कह रहे हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए, हाँ 40 पर कभी कहते हैं, कभी 35 कहते हैं, कभी 36 कहते हैं, कभी क्या कहते हैं कि भाई हमारे 5 एमपी हैं और एक लोकसभा में 6 सीटें होती है, तो 6 5 30 मेरा हुआ, उतना दे दीजिए। इनको दे रहे हैं लोग 18-20, और ये जानते हैं कि ये जो इनका सीट बढ़ेगा, जो ये ज्यादा मांगते हैं, तो वो बीजेपी को अपने खाते से देना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो तो बोल दिए हैं ऑलरेडी कि भाई जो भी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, हमारे और आपके अलावे, चाहे मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो या चिराग पासवान, वो तो आपके साथ हैं, वो आप समझिए, वो आपके लायबिलिटी हैं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं।
तो जब ये 101 और 120 सीट में छोड़ेंगे नहीं, तो वो अपने में से देंगे, इसका मतलब कि 90 के आसपास आएंगे, लड़ेंगे। भाजपा चाहते हैं, भाजपा उसी बहाने चाहती है कि ये एक दबाव बना रहे, ताकि नीतीश कुमार भी हमारे ही बराबर आकर के, चूंकि देखिए जब उनको 30 आप देंगे तो आप 95 के आसपास आकर लड़ेंगे। 101, 102 अभी जो बातचीत चल रही है, यहाँ मान लेते हैं 101 ही, 101 या 102 या 100 ही मान लेते हैं, तो 43 होता है। 43 में 3 भागों में बांटना है, तो आप मैक्सिमम इनको 20 दे सकते हैं, बाकी को भी। अभी तो जीतन राम मांझी भी रूस फूल गए हैं, 7-8 की मांग कर रहे हैं वो शायद। हाँ, 7-8 है ना रे, 20 की मांग कर रहे हैं, अभी 15 तक आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी बननी है, नहीं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आज का जो डेवलपमेंट, उन्होंने ट्वीट भी किया है। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है रश्मि रफी का। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर वाला अपने पढ़ाइयों का किया है। उपेंद्र कुशवाहा केवल शांत है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीद है कि हमको 10 से कम नहीं देंगे। इनको भी उम्मीद है कि हमको 10-20 हो गया, तो बाकी तो 23 ही बचा ना। तो आप 23 पर तय कर रहे हैं कि हम 23 पर मानेंगे नहीं, तो फिर नीतीश कुमार अपने हिस्से से देंगे ना। लेकिन नीतीश कुमार देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो आ रहा है कि ये कहीं दूसरे के साथ चले जाएंगे, मुझे ये कतई नहीं लगता इस बार ये कहीं जाने वाले हैं। हाँ, ये कहते हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान से मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात जब भी करूंगा, जो भेंट करने के, कल मुलाकात करने धर्मेंद्र प्रधान वगैरह, धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे, विनोद तावड़े गए थे इनके यहाँ दिल्ली में बात है। लेकिन वो सीट पर कह रहे हैं, इनके लोग को सीट पर बातचीत नहीं। सीट पर हम लोग बात जब भी ये करेंगे तो अमित शाह से करेंगे, अमित शाह के लेवल पे ही जाएंगे। हाँ, तो हाँ, अमित शाह के लेवल पर करेंगे। अमित शाह से चाहते होंगे कि कुछ और डील हम करें, तो अमित शाह जब बात करेंगे तो उनके बात का महत्व भी है, वर्ड इज वर्ड। हो सकता है कि इसी बहाने वो अपना वो जो मंत्रालय इनको मिला है उससे खुश नहीं है, वो रसदार मंत्रालय नहीं है। तो मंत्रालय का मामला फंस रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ और राज्यसभा वगैरह का ऑफर मिल सकता है इनको बाद के लिए, और अभी फिलहाल इसी हिसाब से शांत किया जाए। अगर बीजेपी वगैरह ये काम पीछे से, जैसा कि कुछ लोग ऐसा आरोप लगा देते हैं कि बैक से कोई बड़ी पार्टी है जो चिराग को भड़का रही है या इस तरीके से माहौल बना रही है, आप भी जैसा ऐसा बोल रहे थे अभी। माँ इनकी चाहती हैं, ये माँ के लिए चाहते हैं राज्यसभा, या अपने बहनोई को चाहते हैं डिप्टी सीएम बनाना, इसलिए सिकंदरा सीट मांग रहे। सिकंदरा तो अभी जो है हम के जी में है। एक बड़े पार्टी के, देखिए कांग्रेस के बारे में हो रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि हमारे साथ आ जाए, लेकिन तब है कि कांग्रेस का साथ अगर ये जाते हैं, कोई भी चाहेगा। देखिए ही है, इनके पास 5.5% वोट है, ये हाँ, ये 5.5% ये प्रूवन है। तो कांग्रेस स्वाभाविक कांग्रेस भी चाहेगी, राजद भी चाहेगी कि हमारे साथ आ जाए। अगर आते हैं तो सीट 15-20 सीट निकाल लेंगे सब अपना अपना छोड़ करके। लेकिन इनको क्या फायदा होगा? इनकी तो मंत्रालय चली जाएगी, केंद्र से तो मामला खत्म हो जाएगा। वहीं से नहीं, इनकी एक भी इनको और इनको बहनोई को छोड़ करके तीनों भाग जाएंगे। 5 में 3 इनके भाग जाएंगे, अभी ही भाग जाएंगे। तो इनको पॉलिटिकल क्या फायदा होगा? हाँ, प्रशांत किशोर के साथ कभी कभी बात होती है, प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं, क्योंकि इनका जो ड्रीम जो है, जो सपना है, वो सपना प्रशांत किशोर के साथ आने से पूरा हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर तो स्वयं चीफ मिनिस्टरियल फेस है। बिल्कुल है, चीफ मिनिस्टर। हाँ और नकारते भी नहीं है। वो कहते भले पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी तो सबका तय कर रही है। पार्टी चिराग पासवान का भी तय कर रही है, खुलेआम हर मंच पे बैठ के इनके सांसद जो कि इनके वो हैं, बाकी पार्टियों में तो सांसद नहीं है, वो बोलते, वो कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इनके यहाँ अरुण भारती हो, चाहे खगड़िया वाले हों, वो सब खुलेआम कहते हैं कि एज ए कार्यकर्ता मैं चाहता हूँ कि सीएम बने, और एक दिन तो ये भी कह दिया कि यही सही समय है। देखिए, ये जो पार्टियां हैं अंकित जी, हाँ सर, ये जो पार्टी है ये पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी मैं नहीं मानता हूं इनको। ये क्या है? एक अगर सुनने में थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन ये जो होता है गैंग है, एक गैंग का एक लीडर होता है। यही नहीं, राजद भी वही है, जेडीयू भी वही है, समाजवादी पार्टी भी वही है, ममता दीदी का टीएमसी वही है। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मालिक फिक्स है, इनका मालिक फिक्स है।
वही अगर अपने जीते जी किसी अपने किसी सगे संबंधी को बेटा बेटी जो है कोई विरासत दे दिया हम्म तो वो पार्टी सरवाइव कर जाती है। जैसे समाजवादी पार्टी अब सरवाइव कर रही है इसलिए कि अपने रहते मुलायम सिंह यादव ने दे दिया, हम्म रामविलास पासवान जी ने इनको दे दिया, लालू हम्म यादव ने इनको दे दिया। हम्म जो नहीं देते हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो ये वैसे ही चलता है। तो वही है उनकी इसमें चिंता उपेंद्र हाई, कुशवाहा कर रहे हैं। ये लोग सब होते हैं, हाई नीतीश कमांड कुमार भी के होते हैं पुत्र की लोग। चिंता। हाँ आपने नहीं कहा ना जो नहीं तो देते बर्बाद हो जाते हैं, तो उनकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। हाँ तो होगा ही। अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को नहीं कमान सौंपते हैं, हाँ। आप सौंपते हैं कि नहीं सौंपते हैं वो जाने, तो पार्टी इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी। हम्म सब जो है इधर कोई चला जाएगा कोई उधर चलेगा, क्यों रहेगा यहाँ पर, कोई भविष्य ही नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, बताने की चीज नहीं। हम्म मतलब हम लोग तो कह नहीं सकते हैं क्या है, प्रमाणित नहीं है, लेकिन आरोप लगते हैं इस तरीके के कि भाई। आरोप नहीं लगते हैं, दिखता तो है ना भाई। हम्म आप दिखता तो है, सब एकदम दिख रहा है। जो हरकतें हैं अब वो तो बोलने बताती भी हैं। नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि कहीं एक बाइट जो देना होता है या किसी भी मीडिया को बाइट, हाँ कार्यक्रम का जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, वहाँ भाषण दे देंगे, लेकिन ये है कि मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं वो डायरेक्ट। मीडिया से घेर करके रखा जाता है और उनकी हरकतें जो हैं सबको परेशान करती हैं। कब क्या कर देंगे अभी तो देख रहे थे। अब बताने की क्या जरूरत है, बताने में भी चूंकि हमारे मित्र हैं इसलिए बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ। इसलिए फोन भी लोग करने लगते हैं कि आपके मित्र हैं क्या क्या आप बोलते रहते हैं। अब भाई मित्र हैं लेकिन हम बिहारी भी नहीं है, कन्हैया बेलारी भी हैं, बिहारी भी हैं। हमारी बिहार की भी चिंता है। हम्म आप लोग कोई दूसरे को चीफ मिनिस्टर बना लीजिए, किसी को बना लीजिए। हम्म तब चुनाव तक इनको देख रहे हैं, रखेंगे लोग। चुनाव के बाद, चुनाव में तो अगर एनडीए जीतती है, इंडिया इज वोटेड टू पावर, थोड़े उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, कोई दूसरा ही होगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी फिलहाल जदयू तो यही चाह रही है। ये बात अलग है कि जदयू में भी एक बड़ा धड़ा है, जो ये आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा अंदर तक घुस चुकी है जदयू में, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे इस कोटे से उस कोटे से, इस तरीके की बातें हैं। तेजस्वी यादव तो खुलेआम कहते हैं, क्या वो स्थिति है, दिखती है कि बीजेपी का हस्तक्षेप है जदयू में, लॉबी है जो एक जदयू का प्रॉपर है, एक बीजेपी की तरफ का है। नहीं नहीं, कई नेता जो हैं, बस देखिए तो सब जानते हैं, इसमें कहाँ छुपता है कोई चीज। कुछ नेता ऐसे हैं जो शीर्ष पर हैं जेडीयू के, जिनके शरीर में बीजेपी की आत्मा है। तो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, वो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। हम्म क्योंकि नीतीश कुमार की, मैं कहा ना कि जो स्थिति है, अगर नीतीश कुमार, जो लोग कहते हैं कि बहुत रुपया है, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं नीतीश कुमार बहुत फिट है, अगर नीतीश कुमार फिट रहते हैं तो आपको याद होगा कि मंजू सिन्हा एक मंत्री हुआ करती थी और मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, याद है ना आपको। हाँ हाँ हाँ। और मंजू सिन्हा के पति का नाम उसमें आ गया था। हम्म मंजू सिन्हा का नहीं आया था कोई हम्म संलिप्तता, हम्म लेकिन मंजू सिन्हा को बुला करके उन्होंने कहा कि इस्तीफा दीजिए। हम्म जीतन राम मांझी का नाम आया था, इस्तीफा दीजिए। जितने लोगों पर केवल नाम आया, चर्चा में आ गए, तो हुआ इसलिए। यहाँ से प्रशांत किशोर जो हैं, कई मंत्रियों के पूरा कुंडली खोल दिए हम्म हैं, पूरा कुंडली ने खोल दिए जी। फिर भी इसलिए अगर नीतीश कुमार सही होते तो 2 मिनट में ये सारे लोग मंत्रिमंडल से बाहर चले गए होते। छवि तो मुझे लगता है सर कि सम्राट चौधरी का भी जितनी तरीके से ग्राफ बढ़ रहा था, प्रशांत ने बहुत भयंकर डेंट किया। अभी हाल में एक चैनल में इंटरव्यू जो था वो तो बहुत ही आश्चर्यजनक था, किस तरीके से सम्राट चौधरी को वो एंकर बोल रही हैं बार बार कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए अपना, और कहाँ क्या पढ़े हैं, और कितना वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें पब्लिक भूल जाएंगी, या इन सब चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि छवि खराब और हो सकता है, क्योंकि वो तो सीएम नहीं मटेरियल ना है। भूले, सीएम में देखिए ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो चढ़ ही जाती है ना। इससे पार्टी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है, या ढलान पर हो जाता है। अपनी छवि उनकी हो जाती है, वो कटघरे में तो खड़ा हो ही ना गए, उनके पॉपुलरिटी में ठहराव तो आ ही ना गया। भाई अब आप एक तरफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है, आप तो 7वीं पास है, या वो 9वीं फेल है, आप तो 7वीं पास है। और वो भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर को फर्जी सर्टिफिकेट है।
तो आप लड़ाई कैसे लड़िएगा? लेकिन तब है कि चीफ मिनिस्टरियल तो है ही, और ये सब जो है उनके चीफ मिनिस्टर बनने में अगर बनाना होगा बीजेपी को, तो मुझे लगता है कि कोई बाधा, कोई रोड़ा नहीं होगा। इसलिए कि आप देखेंगे हेमंत बिश्व शर्मा, ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट हिम, बहुत सारे केसेस हैं। तो चीफ मिनिस्टर हैं ही। अजीत पवार जो है, उन पर केसेस थे, बाद में सरकार ने उसको उठा लिया, तो ये यहाँ भी उठा लेंगे। लेकिन इन पर जो एक है डिग्री वाला जो है, वो कैसे कंपेंसेट कर पाएंगे, कैसे उठा लेंगे? ये इसलिए इनका समाप्त माने ठहराव पर हाँ, एक ठहराव आ सकता है। बाकी तो वो तो वही हाल है कि उस स्टेट के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, अब उन्हीं के ऊपर आरोप, और जेल में भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और प्रदेश उसका है ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, मालिक जालिक है ही वो। अच्छा, अगला सवाल जो है, भोजपुरी सिंगर बहुत तेजी से आ रहे हैं, लेकिन इसमें से 2-3 नाम जो जिस तरीके से हाल फिलहाल में मुलाकात हुई, मैथिली ठाकुर हो गई, अक्षरा सिंह हो गई, शिल्पी राज हो गए, इन सब का चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? क्या बीजेपी इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट की, जिस तरीके से मनोज तिवारी हो, फिर निरहुआ को लाया गया, रवि किशन को लाया गया, वो चीज़ें प्रॉपर बिहार में दिख रही है पवन सिंह के बाद? पवन सिंह तो आए हाल फिलहाल में, इन सब चीज़ों कितना असर पड़ सकता है? नहीं, ये सब सेलिब्रिटीज हैं, और सेलिब्रिटीज का असर तो होता ही है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिएगा कि उस तरह से सेलिब्रिटी का असर नहीं होता है गंगाटिक बेल्ट में, जैसा असर साउथ में आपको देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि एनटी रामाराव तो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी एक्टर थे, सिने एक्टर थे, बहुत बड़ा एक्टर। या एमजी रामचंद्रन जो थे, वो भी बड़ा एक्टर थे। जयललिता थी, वो भी। अभी साउथ में देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या नाम है उनका, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। फिर अभी एक भगदड़ हो गया तमिलनाडु में, क्या नाम है उनका एक्टर, कितना उस तरह से यहाँ नहीं है। इवन कि एकला चल के वो कोई वैसा कर दे जैसा लालू प्रसाद यादव ने किया, या नीतीश कुमार ने किया, या नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो नहीं कर पाते हैं। आप देखिए शत्रुघ्न सिन्हा भी, शत्रुघ्न सिन्हा अकेले तो चुनाव बुरी तरह हार गए, कांग्रेस पार्टी से खड़ा थे ना यहाँ पे, बिल्कुल हार गए। तो या शेखर सुमन भी खड़ा थे यहाँ पर, वो हार गए। वैसा ये नहीं कर पाते हैं। और ये जो भी नाम है, पवन सिंह भी तो हार गए, पवन सिंह भी तो हार गए। पवन सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी हार जो है, उनकी हार ने उनको बड़ा नेता बनाया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के सामने लड़े तो लड़े, लेकिन सेकंड पे रहे, वो उनको थर्ड पे धकेला, और 2,70,78,000 वोट पाना ये भी बड़ी बात है, विदाउट किसी सपोर्ट के, सिर्फ अपने दम पे। किसी पार्टी का भी तो सपोर्ट नहीं रहा, कोई समीकरण नहीं बना, सिर्फ एक राजपूत फेस और सिंगर। नहीं, तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनटी रामाराव किसके साथ लड़े थे? अकेले लड़े थे, सरकार बना ली, जीत गए। एमजी रामचंद्रन, अब बताइए। करुणानिधि भी पहले फिल्में में काम करते थे। साउथ का तो बहुत बड़ा श्रृंखला है पूरा, बहुत लोग हैं। ये पवन सिंह, मेरा मानना है, जब आप बागी मूड में होते हैं, बागी एटीट्यूड के होते हैं, बागी आपका एक प्रोफाइल है, तो लोग उससे बड़ा प्रभावित होते हैं, जान लीजिए। हाँ, ये अपमान करके मुझे मैं जो समझ रहा हूं कि ये एक तरह से बीजेपी को सरेंडर करके अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को इन्होंने नीचे कर लिया। अब तो लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज अपने को महाराणा प्रताप का संतान मानता है, मानता है हम बिरकुंवर सिंह के संतान है, हम राणा संगा के संतान है। लेकिन आपने जो किया वो एक तरह से सरेंडर कर दिया उपेंद्र कुशवाहा के सामने। ये एक मैसेज आपने दिया, तो मुझे लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, ये मजबूत नहीं हुए। इधर पत्नी को लेकर के जो विवाद खड़ा हो गया है, ज्योति को लेकर के, हाँ, ज्योति को लेकर के, तो ये भी डेंट कर रहा है इनके पॉपुलैरिटी में, मुझे जो लगता है। अच्छा, मैथिली ठाकुर के बारे में ये कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर ने भले ही एज कम है, चूँकि कम उम्र से गाई और काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली 5-7 साल में, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उनको एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वो घूमी टहली, तो मिथिला में ये माना जा रहा है कि मिथिला की पहचान को उन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को चुनाव निकालने में दिक्कत उतनी नहीं होगी अगर टिकट मिलता है, और वो खुद हर चैनल पे जाके ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनको पूरा भरोसा दिया गया हो कि टिकट तो मिल जाएगा। देखिए,
चुनाव में जीतने का जो सवाल है उसमें तो पवन सिंह भी निकाल लेंगे, क्योंकि एनडीए के अगर कैंडिडेट बनते हैं तो निर्दलीय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एनडीए के बनते हैं या महागठबंधन के भी वो बनते, तब भी जो है वोट बैंक इतना मजबूत है, राजपूत जुट जाते हैं, यादव मुसलमान तो सब वो किधर से भी वो लड़ेंगे किसी पार्टी के साथ तो वो भी जीत जाएंगे। अब मैथिली ठाकुर ये कभी भी आपने मैथिली जी को कंट्रोवर्सी में नहीं देखा होगा। वो हाँ, शी इज ए रियल सिंगर, वो लोगों की आवाज, वो मिथिला ही नहीं बिहार की पहचान है। हमारी भाई मिथिला के हो वो दूसरी तरह की है। एक पहचान दिखता है, जैसे शारदा सिन्हा जब के बारे में जब बात होती है तो लोग बड़े प्राउडली उस चीज को प्रमोट करते हैं। तो मैथिली ठाकुर भले ही यंग है, बहुत ही छोटी है, लेकिन ये जब उनका नाम लोग लेते हैं तो ये लगता है कई बार कि हाँ वो पॉपुलैरिटी है और उस खास रीजन में असर पड़ेगा उसका फायदा, कि हाँ चलो इसको टिकट दिया बीजेपी ने। नहीं भाई, मैथिली ठाकुर का जब हम नाम लेते हैं तो बड़ा फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे पास आपकी मैंने बंगला है, घोड़ा है, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास मैथिली ठाकुर है। ये हमारे पास मैथिली ठाकुर जैसी सिंगर है भाई, बिहार की सिंगर है। वो कभी भी अनलाइक पवन सिंह वो कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हैं, कंट्रोवर्सी इनवाइट ही नहीं करती हैं। उनका गायन से मतलब है हाँ अभी पॉलिटिक्स में जाना, इच्छा रखना कि हम भी राजनीति में जा करके और एमएलए बने और अपने लोगों के लिए कुछ करें, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़िए। तो फिलहाल राग बिहारी में जो आज बात हुई वो ये हुआ कि चिराग पासवान किधर जाएंगे अभी कुछ क्लियर नहीं है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो दबाव बना रहे हैं उस दबाव का असर बीजेपी पे ज़्यादा पड़ेगा या फिर जदयू पड़ेगा, ये देखना होगा। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में जीतन राम मांझी वगैरह जो भी और दूसरी पार्टियां हैं वो उनके साथ सामंजस्य बन पाएगा और जो बीजेपी है सबको साध पाएगी नहीं पाएगी, ये सब देखना होगा। और नए जो गायक हैं, बिहार के जो सिंगर्स हैं, भोजपुरी सिंगर्स हैं, वो सब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इन सबको कैसे देखेगी बिहार की जनता, ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।